तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। जो रूल्स हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट करना है अब हमको। अब लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका वर्डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जिस पाथ से लंबे पाथ पे जाओगे तो ज्यादा वर्डन होगा, शॉर्ट पाथ पे जाओगे तो कम वर्डन होगा। ठीक है, तो वर्डन डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड करता है। वर्डन फॉर क्लोज पाथ किसी क्लोज पाथ के लिए वर्डन इसमें जीरो नहीं होगा। क्लोज पाथ में वर्डन जीरो नहीं होगा। इसमें जो वर्डन होता है वो, इसका एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन फोर्स है। इसका एग्जांपल कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे मान लो मैंने ये चौक ली, इस चौक को मैं ऐसे मूव करा, फ्रिक्शन ने वर्डन करा, वापस लाऊंगा, क्या वापस से इसमें एनर्जी आ जाएगी क्या? वापस से लेके आऊंगा तो वापस से और एनर्जी खत्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो क्लोज पाथ में वर्डन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। वापस गया फिर वापस आया तो मतलब नेट वर्डन जीरो थोड़ी होगा। जब मैं इधर जा रहा था फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा था, जब मैं इधर आ रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण किसी क्लोज पाथ पे वर्डन जीरो नहीं होता है। और इस पे पाथ पे डिपेंड, अगर मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा तो मुझे कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, अगर मैं लंबे पाथ से जाऊंगा तो मुझ पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा वर्डन होगा मेरे पास अगर मैं लंबे पाथ से जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है किसका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। आपने कभी नहीं सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें जो एनर्जी जो वर्डन होता है वो एज अ हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है सिस्टम में। क्या लिखोगे आप, थर्ड, वर्डन बाय एफ एंड सी, that is non-conservative force, is dissipated as heat in the system. सिस्टम में इसकी एनर्जी जो है वो हीट के रूप में डिसिपेटेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप लिख सकते हो, कभी आपको हीट लॉस निकालना हो, जैसे मैंने कोई सिस्टम दे दिया, आप पूछा कि हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस कैसे निकालोगे आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन वो इक्वल टू होगा हीट लॉस के बराबर। ठीक है, वर्क डन बाय एफ एन सी दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो जाएगा हीट लॉस इन द सिस्टम, हीट लॉस इन द सिस्टम। तो अब कभी आपको मैंने पूछ लिया हीट लॉस निकालना है, तो आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन निकाल दो, आपकी क्या निकल जाएगी, हीट एनर्जी, हीट लॉस निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहो, एग्जाम्पल में क्या होगा इसका, एग्जाम्पल में फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन? Relation between
कंजर्वेटिव फोर्स को लिखेंगे एफ सी एंड पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे यू से। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज करो एक ग्राउंड है, इसमें एक एम ब्लॉक का, कोई एम ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है, इसको आप एक हाइट पर ले गए, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर ले गए। ठीक है, आपने इसको ब्लॉक को पकड़ा और उठा के उसको कहां पे रख दिया, एच हाइट पे रख दिया। जब एक एच हाइट पे पहुंच जाएगा, क्या आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता है कितनी हो जाएगी इसके अंदर? आपने पढ़ा होगा, mgh कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, mgh। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी ने इस पे कितना वर्क डन किया जब ये ऊपर h हाइट तक डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? वर्क डन बाय, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh कितना होगा? क्योंकि mg लग रहा है नीचे और ये जा रहा पार्टिकल ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? माइनस mgh। अब मुझे दोनों को इक्वेट करना है, तो मैं कैसे इक्वेट करूंगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू माइनस यू लिखूंगा क्या? यू के आगे अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस mgh बन जाएगा। तो यही रिलेशन होता है किसके बीच में? कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन के बीच में। दैट इज मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, minus of change in potential energy। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लो मैंने स्मॉल वर्क डन किया, किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, दैट इज डी डब्ल्यू, किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, इसलिए लिखूंगा एफ सी। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल वर्क डन, दैट इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज लिखना है तो मुझे क्या लिखूंगा? चेंज कैसा? स्मॉल डी लिखूंगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैंने। डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, किस में चेंज कर रहा हूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज डी यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी यू के बराबर। अब डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? दैट इज, क्या इसको मैं एफ सी वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर लिख सकता हूं क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस डी यू। मुझे निकालना है यहां से एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ सी वैक्टर यहां से आपका आएगा माइनस डी वैक्टर बाय डी आर इंटू यू। ठीक है, जो मैंने रिलेशन बताया था आपको, वो यहां से आया, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को dy बाय dx का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इसका? dy बाय dx का ग्राफिकल मीनिंग बताओ कोई। स्लोप होता है सर। स्लोप किसका? y-x कर्व का। तो यहां पर क्या हो रहा है? du बाय dr, यहां पर क्या हो रहा है? du बाय dr हो रहा है ना। तो मतलब fc किसके इक्वल है? u और r का अगर मैं कर्व बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाऊं, उसका स्लोप का नेगेटिव ले लूं, वो इक्वल होगा किसके? कंजर्वेटिव फोर्स के। तो मैं लिख सकता हूं एफ जो है वो इक्वल है किसके? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व। एफ जो है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व।
यू आर कर्व, यू आर कर्व मतलब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो स्लोप है उसका नेगेटिव के बराबर होगा आपका एफ सी। आई बात समझ में? एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर का मतलब क्या है? एफ सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व। ठीक है, मतलब मैं एफ सी को क्या लिख सकता हूं? और अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं कि एफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप उसको खाली डी यू बाई डी आर कर दो, खाली डी यू बाई डी आर कर दो। डी यू बाई डी आर क्या है? स्लोप ऑफ यू आर कर्व। यू और आर का कर्व दे रखा हो आपको पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका स्लोप जो होगा दैट रिप्रेजेंट कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू। ठीक, आगे देखते हैं। और मैंने नेबुला के बारे में बताया था आपको। अब नेबुला को देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको रब कर रहा हूं मैं। एफ सी वैक्टर मैंने लिखा था, एफ सी वैक्टर माइनस नेबुला इंटू यू। और नेबुला को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? डी, डी बाई डी आर। ठीक है, एक्चुअल में नेबुला को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो नेबुला जो होता है इसका मतलब होता है माइनस, अब इसको डी नहीं है ये, इसको डेल पढ़ेंगे हम लोग, डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि नेबुला का मतलब क्या था? डी बाय डी आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर को भी अगर सॉल्व करूं मैं, आर वेक्टर अब एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स आई कैप। नेबुला का मतलब बता रहा हूं क्या है, माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप इनटू यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यू को क्या करो आप, इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मैं भी सॉल्व करना बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलो या पार्शियल डेरिवेटिव बोलो। ठीक है, मतलब एक तरह का डिफरेंशिएशन ही है। तो एफ सी, दो यू को अंदर ले आओ, यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, तो आपका फाइनली ये आ जाएगा रिजल्ट। आपको ये याद रखना है, एफ सी इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल जेड डेल वाई जे कैप, डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ज्यादा और क्लियरिटी आएगी। पहले यहां तक बताओ, मुझे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है और कंजर्वेटिव फोर्स में आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है कितनी? पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज, potential energy in a conservative force field is U equal to आपको गिवन है 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z क्यूब। ठीक है, 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z क्यूब
यूनिट क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की? जूल होती है। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है ये? फाइंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट मास find acceleration vector of a point mass 3 kg। 3 kg का मास दे रखा है। मास, पॉइंट मास का मतलब है बहुत ही साइज छोटी है। किस पॉइंट पे निकालना है एक्सीलरेशन? एट 1,2,0 पे निकालना है मीटर में। यहां पर क्या एक्सीलरेशन होगा ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा? दैट इज एफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मास से कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्सीलरेशन वेक्टर जाएगा। एफ सी बराबर अभी मैंने पढ़ा, एफ सी इक्वल टू क्या होता है? एफ सी इक्वल टू होता है माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, मास की जगह मास रख देंगे। अब डेल यू बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे? देखो, डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब है एक्स को छोड़ के वाई और जेड को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट की तरह। जब मैं डेल यू बाय डेल एक्स बोल रहा हूं, इस समय कौन वेरिएबल है? केवल एक्स। बाकी वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वाई और जेड को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। जब मैं वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं एक्स और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। और जब मैं जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा, यू का डिफरेंशिएशन करूंगा जेड के रेस्पेक्ट में, तब मैं एक्स और वाई को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। तो पहले मास की जगह मास रख दो। मास कितना है यहाँ पे? मास है 3 kg, -1/3 ले लेते हैं, माइनस साइन आ गया 1/3। अब डेल यू बाय डेल एक्स, तो 2x का डिफरेंशिएशन, x तो वेरिएबल है तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 आई कैप। 3y² का नहीं होगा, 3y² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, क्योंकि y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। 4z³ का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? 0। इसको मैं अलग से बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। डेल यू बाय डेल एक्स, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल यू बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स करूंगा तो मैं केवल 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा कांस्टेंट की तरह प्लस 0, 4z³ पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। डेल यू बाय डेल वाई निकालूंगा मैं तो 2x का डिफरेंशिएशन 0, 3y² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6y, और 4z³ का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, डेल यू बाय डेल जेड निकालूंगा। डेल यू बाय डेल जेड, 2x का डिफरेंशिएशन 0, 3y² का डिफरेंशिएशन 0, 4z³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12z²। ठीक है, बात समझ में आई? पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को हम लोग z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स आपके पास आया 2, डेल यू बाय डेल वाई आया 6y, और डेल यू बाय डेल जेड आया आपके पास 12z²। इनकी वैल्यू को आप पुट कर दो तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस मास कितना था 1/3 kg, डेल यू बाय डेल एक्स कितना आया था आपके पास 2 आई कैप, डेल यू बाय डेल जेड आया था आपके पास 6y, सॉरी डेल वाई जे कैप, और ये आया था आपके पास
12z² k कैप। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया किसी भी पॉइंट पे एक्सीलरेशन निकालने का, लेकिन हम लोगों को किस पॉइंट पे निकालना है? माइनस नहीं बेटा, यहाँ पर माइनस साइन था ना फॉर्मूले का, वो नीचे सर, नीचे ये फॉर्मूले का माइनस लिया ना, फॉर्मूले का माइनस कहाँ गया? आगे ले लिया मैंने। ओ ठीक है सर। ठीक है, अब ये आपका किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। मुझे किस पे निकालना है? मुझे निकालना है 1,2,0 पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,2,0, एक्स की जगह रखूंगा 1, वाई की जगह रखूंगा 2 और जेड की जगह रखूंगा 0। तो एक्सीलरेशन एट 2,0 पर एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा कितना? -1/3। एक्स कुछ भी नहीं है तो 2i कैप आ जाएगा। y कितना है? y आपका 2 लेना है, दैट इज 6 2 12, 12j कैप। और z कितना लेना है आपको? 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0k कैप। तो 3 फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन इक्वल टू जाएगा -1/3 2i कैप प्लस 12j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आपका आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो देखो अगला पॉइंट। अब यहां पर हमको क्या दे रखा है? पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और हमको फोर्स निकालना है। मान लो आपको फोर्स दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? पहले आप फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, du बराबर क्या होता है? du इक्वल टू होता है -fc.dr। ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि fc इक्वल टू होता है, सॉरी, -du/dr, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा? -fc.dr। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ तो ये क्या निकल जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। du का इंटीग्रेशन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा u निकल जाएगा। ये क्या होता है? u फाइनल माइनस u इनिशियल। हमेशा चेंज हमेशा क्या होगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज u, आप लिख सकते हो उसको डेल्टा u। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो माइनस को मैं चाहूं तो बाहर ले लेता हूं। फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स आपका x की तरफ भी हो सकता है, y की तरफ भी और z की तरफ भी। तो फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स आपका Fx कैप, Fy j कैप, Fz k कैप, ऐसे लिख सकता हूं फोर्स को, क्योंकि फोर्स तीनों ही डायमेंशन में हो सकते हैं, बीच में कहीं लग रहा हो x y z। और dr आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो dr की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dr की जगह मैं लिख सकता हूं dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन। अब इनका बीच में कैसा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट केवल i वाला i से होगा, j वाला j से और k वाला k से, बाकी अदर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो देखो क्या आएगा? डेल्टा u आपका आएगा माइनस, इंटीग्रेशन साइन है, fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz। ठीक है, ब्रैकेट क्लॉज। अच्छा यहां पर भी ये लगाओ इंटीग्रेशन, तो आपका फाइनली ये आएगा, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, fx dx, fy dy, fz dz। ठीक है, आप यहां पे लिमिट लगा देना, x इनिशियल क्या था, x फाइनल क्या था, y इनिशियल क्या था, y फाइनल क्या था, z इनिशियल क्या था, z फाइनल क्या था। ठीक है, तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो पहले क्या, कौन से पोजीशन पर था, कौन सी पोजीशन तक गया। तो फाइनली आपका ये वाला फॉर्मूला आया, इसको याद कर लेना आप लोग।
फोर्स का एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के रेस्पेक्ट में, फोर्स के वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में। मतलब इसका मतलब समझ लो क्या है कि वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना एनर्जी वर्क डन हुआ, सॉरी एक्स में कितना वर्क डन हुआ, वाई में कितना वर्क डन हुआ, जेड में कितना वर्क डन हुआ, वही इक्वल आएगा किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो नेट वर्क डन निकालना आपको, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो एक्स की तरफ कितना वर्क डन, वाई की तरफ कितना वर्क डन और जेड की तरफ कितना वर्क डन हुआ, उनको जोड़ दोगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। आई बात समझ में? कल इसका हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके। ओके सर।